राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने निर्देश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में समस्याओं को सुलझाने के लिए आपसी समन्वय को व्यापक और मजबूत किया जाना चाहिए। अमरावती में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राज्यपालों की उपस्थिति में सीमावर्ती जिलों की एक संयुक्त बैठक हुई। इस दौरान ही उन्होंने ये बात कही। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मौजूदगी में सीमावर्ती जिलों की विभिन्न सीमाओं पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के भंडारा, नागपुर, अमरावती, बुल्ढाना और जलगांव जिले की सीमाएं मध्य प्रदेश से लगती हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर जिले की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी है। इस बैठक के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। इसके लिए लगातार आपसी तालमेल बनाए रखना चाहिए। बाढ़ की स्थिति एवं सिंचाई परियोजना से संबंधित समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर किया जाए। प्रवासी मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए विशेष ऐप बनाकर उनका रिकॉर्ड नियमित रूप से रखा जाए, ताकि उनकी जानकारी दोनों राज्यों के प्रशासन से साझा की जा सके और उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा सके। मवेशी तस्करी, अवैध खनिज उत्खनन, अवैध हथियार, गुटखा, शराब बिक्री, नशीले पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों की चौकियों और सुरक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त कर्मचारियों को तैनात करने का भी उन्होंने आदेश दिया। साथ ही वहां सीसीटीवी सिस्टम लगाए जाने और कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा महापुरुष के बारे में विवादित टिप्पणी करने के बाद ही उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शनिवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अमरावती आगमन पर शिव सैनिकों ने उनके विरोध में आंदोलन किया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा महापुरुष के बारे में विवादित टिप्पणी करने के बाद शिवसेना आक्रामक हो गई है। अमरावती में शिव सैनिकों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यपाल जहां बैठक कर रहे थे, वहां शिव सैनिक घुसने की कोशिश किए। हालांकि पुलिस ने शिव सैनिकों को हिरासत में ले लिया। विरोधी पक्ष नेता अजित पवार ने साफ शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगी। वे शनिवार को अमरावती में राज्य स्तरीय स्त्री शक्ति पुरस्कार समारोह में बोल रहे थे। राजमाता अहिल्या देवी फाउंडेशन अमरावती की ओर से संत ज्ञानेश्वर सभागृह में अहिल्या देवी राज्य स्तरीय स्त्री शक्ति पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विरोधी पक्ष नेता अजित पवार, डॉक्टर विकास महात्मे, विधायक यशोमती ठाकुर, विधायक प्रवीण पोटे, सुरेखा ठाकरे मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस समारोह में विपक्षी नेता अजित पवार के हस्ते विविध क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सत्कार किया गया। इनमें कला के क्षेत्र में साधना सरगम, सामाजिक क्षेत्र में सरिता कौशिक, उद्योग के क्षेत्र में श्रद्धा धवन, खेल के क्षेत्र में अक्षता ढेकने, प्रशासकीय क्षेत्र में प्रीति देशमुख को सम्मानित किया गया। अजित पवार ने कहा कि ये पुरस्कार 2015 से दिया जा रहा है और हमें इस समारोह पर गर्व है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी तंज कसा और कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए ये पहले से ही पता था कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अजित पवार ने अपने भाषण में इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक संतोष महात्मे की तारीफ की। मी मनापासून धन्यवाद देतो, त्यांचेही मी मनापासून आभार मानतो। आणि खरं तर हे सगळं होत असताना आपण पाहिलंय की स्वराज्य जननी राजमाता जिजाऊ माँसाहेब असतील, पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर असतील किंवा क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले असतील, ह्या सगळ्यांनी आज जो आपल्या पुढे आदर्श ठेवलेला आहे। तुम्ही एक गोष्ट जाता जाता सांगतो, सध्या काही जण महापुरुषांच्या बद्दल, महास्त्रियांच्या बद्दल अतिशय बेताल वक्तव्य करतायत, अतिशय चुकीचे शब्द वापरतायत, ज्याच्यातनं तुमचा माझा महाराष्ट्राचा स्वाभिमान दुखवला जातोय। कोरोना के प्रकोप के चलते मार्च 2020 से लॉकडाउन शुरू हो गया था।
इसीलिए सभी उद्योग बंद थे। नतीजतन माल सेवाएं भी बंद कर दी गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने 1 मई 2020 से एसटी महामंडल द्वारा माल ढुलाई सेवा शुरू की थी। तब से एसटी माल वाहक को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। कम किराए और नियमित सेवा के कारण एसटी ने माल ढुलाई के क्षेत्र में भी पहचान बनाई है और पिछले 8 महीने के दौरान अमरावती मंडल को 30,63,149 रुपए की आय हुई है। एसटी महामंडल द्वारा नुकसान को कवर करने और राजस्व को बढ़ाने के लिए मई 2020 से माल क्षेत्र में अपनी शुरुआत की। वाहनों को माल वाहक के लिए विकसित किया गया है। मध्यम दरों, सुरक्षित नियमितता के कारण एसटी के मालवाहक मूवमेंट को शुरू करने में अच्छा प्रतिसाद मिला है। एसटी महामंडल को अमरावती जिले के सभी 8 गोदामों में स्थित 16 मालवाहक वाहनों से गत अप्रैल से नवंबर तक 30,63,147 रुपए की आय हुई है। 0 से 200 किलोमीटर तक का किराया 55 रुपए प्रति किलोमीटर है। 201 किलोमीटर से अधिक के लिए किराया 57 रुपए प्रति किलोमीटर है। ये परिवहन अमरावती जिले के सभी 8 मंडल में स्थित 16 मालवाहनों द्वारा किया जाता है। मालवाहक के लिए एक अलग कक्ष बनाया गया है और मालवाहक से जुड़ी सभी समस्या इसी कक्ष से हैंडल की जाती हैं। कंट्रोल रूम की मुखिया, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ट्रैफिक कंट्रोलर आदि समेत 7 लोगों की टीम काम कर रही है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया है। इससे पूरे राज्य में गुस्सा है। अकोला में एनसीपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस फैसले के खिलाफ शिंदे सरकार का निषेध करते हुए प्रदर्शन किया। नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन के दौरान एनसीपी नेता जयंत पाटिल को पूरे इस सेशन के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अकोला में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान शिंदे सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस आंदोलन में एनसीपी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ होंगे। जयंत पाटील साहेबांना जो निलंबित केला आहे, आम्ही राष्ट्रवादी अकोल्याच्या वतीनं निषेध करतो आहे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष मिलिंद नार्वेकर यांचा निषेध करतो आहे की आमचे एवढे अभ्यासू नेते माननीय जयंत पाटील साहेब यांना निलंबित केलं, पण आम्ही राष्ट्रवादी महिला आणि ग्रामीणच्या वतीनं आम्ही जयंत पाटलांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत। साहेब, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत। जयंत पाटील साहेबांचा जय हो। चुनाव में मिली हार के बाद कुछ प्रत्याशी निराश हो जाते हैं तो कुछ फिर से अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन अकोला जिले में तो ग्राम पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद एक प्रत्याशी मतदाताओं को धमकी देने लगा और हाथ में तलवार लेकर निकल गया। हारे हुए इस प्रत्याशी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वैसे हाथ में तलवार लेकर धमकी देना काफी महंगा पड़ा और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। हाल ही में अकोला जिले में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनाव में कई प्रत्याशियों को खुशी मिली तो कईयों को गम, लेकिन एक प्रत्याशी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई और वो सीधे ग्रामीणों को धमकाने लगा। ये वाकया पातुर तहसील के खामखेड़ गांव का है। खामखेड़ निवासी सुरेश गुंजकर इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच पद का उम्मीदवार थे। वैसे भी गांव में पिछले 3 दशक से गुंजकर परिवार का ही सदस्य सरपंच चुनकर आ रहा, लेकिन इस बार पासा पलट गया और ग्रामीणों ने सुरेश के प्रतिद्वंदी को अधिक वोट देकर सरपंच चुना है। अपनी हार से गुस्साए सुरेश ने ग्रामीणों से बदला लेने के लिए तलवार लेकर निकल गया और सभी को धमकाने लगा, जिसके बाद घबराए ग्रामीणों ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने सुरेश के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जन जागृति के बावजूद अभी भी समाज में बाल विवाह हो रहा है। बुल्ढाना जिले में पिछले 11 महीने में बाल कल्याण समिति द्वारा 25 बाल विवाह रोके गए हैं। राज्य में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम लागू है और सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए काफी जागरूकता कर रही है, लेकिन अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाके में बाल विवाह के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। बुल्ढाना जिले में बाल कल्याण समिति 25 बाल विवाह को रोकने में सफल रही है। बुल्ढाना जिले में 1 जनवरी से 30 नवम्बर के बीच बाल विवाह करने वाले कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। बाल कल्याण समिति ने बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तुरंत जानकारी देने की अपील की है। आमच्या बाल कल्याण समितीमध्ये
या वर्षी जानेवारी ते नोव्हेंबर 2022पर्यंत अंदाजे 20 ते 25 बालविवाहाचे प्रकरणं नोंदवण्यात आलेली असून इतरही प्रकरणं असू शकतात जी बालकल्याण समितीपर्यंत आलेली नाहीत। तर बालकल्याण समिती सदस्य या नात्याने मी सर्वसामान्य जनतेला आवाहन करते की जर कुठेही बालविवाह होत असेल तर त्यांनी बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी हे गाव पातळीवरती ग्रामसेवक असतात आणि शहर पातळीवरती BDO असतात, त्यांना तसं माहिती पुरवण्यात यावी आणि त्यांनी त्याबद्दल कॉग्निझन्स घेऊन पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवण्यात यावी। आणि जर कुणाला स्वतःचं नाव डिस्क्लोज होऊ नये असं जर वाटत असेल तर त्यांनी 1098 या क्रमांकावरती फोन करून बालविवाहाची माहिती द्यावी। तसेच जर कोणी 18 वर्षाआतील बालिकेचा विवाह लावून देत असेल तर विवाह लावून देणारे बालिकेचे मातापिता तसेच लग्नामध्ये हजर राहणे सर्व वराडी मंडळी, वाजंत्री, इतर जे कोणी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विवाहाला सपोर्ट करतील हे सर्व हे बालविवाह प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत आरोपी असतील आणि त्यांच्या विरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल। एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स अकोला शाखा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर के सहयोग से अकोला शहर के मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय के मैदान में 3 दिवसीय रैम्पकॉम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम ACCE के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप शिरखेड़कर, कोषाध्यक्ष R श्रीनिवासन, सतीश रायपुरे, ACCE अध्यक्ष पंकज कोठारी, आर्किटेक्चर एसोसिएशन अध्यक्ष सुमित अग्रवाल, परियोजना समन्वयक अनुराग अग्रवाल, ACCE सचिव इस्माइल नजमी, कोषाध्यक्ष शेखर मुखेड़कर मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रदर्शनी में तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें इंदौर के आर्किटेक्ट जितेंद्र मेहता स्मार्ट सिटी न्यू डेवलपमेंट इन टाउन प्लानिंग पर व्याख्यान दिए। डिजिटल आर्किटेक्चर पर अकोला के आर्किटेक्ट ने अपने विचार व्यक्त किए, जबकि नागपुर के इंजीनियर नरेंद्र तवरे समृद्धि महामार्ग चैलेंजेस एंड अचीवमेंट फ्यूचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विषय अपने विचार रखे। जबकि 25 दिसंबर को डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर पुणे के ललित बाजारे तो आइकॉन स्टील द्वारा भी प्रेजेंटेशन पेश किया जाने वाला है। मॉडर्न मैपिंग ट्रेनिंग एडवांटेज टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज टोटल स्टेशन रोड विषय पर नागपुर के रोहित माने व्याख्यान देंगे। कार्यक्रम में कमलेश कृपलानी, कोषाध्यक्ष वैभव शाह, सर्वेश केला, राजेश लोहिया, कपिल ठक्कर, संजय भगत, नरेश पाटिल, रिजवान कुरैशी, नीलेश मालपानी, इंद्रनील देशमुख आदि उपस्थित थे। या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्याबद्दल असोसिएशन ऑफ कन्सल्टिंग सिव्हिल इंजिनियर्सची संपूर्ण अकोलाची चमू तथा इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स यांची चमू यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। ACCE असोसिएशन ऑफ कन्सल्टिंग सिव्हिल इंजिनियर्सच्या हेडक्वार्टरतर्फे मी इथे या ठिकाणी आलेलो आहे आणि उद्घाटन करताना मला आनंद झाला की एवढ्या मोठ्या प्रमाणातलं एक इथे एक्झिबिशन या पश्चिम विदर्भामध्ये होत आहे ही आपल्या सर्वांसाठी गर्वाची गोष्ट आहे। संपूर्ण सेंट्रल इंडियामध्ये हे सर्वात मोठं प्रदर्शन असं मानलं जात आहे। 100च्या वरती इथे स्टॉल आहे। 100 यासाठी की इथे जागेची कमतरता होती म्हणून 100, अदरवाईज 20-25 लोकांना तर या टीमने तसंच वापस पाठवलेलं आहे। एवढा मोठा लेव्हलचं हे एक्झिबिशन होणं आपल्या या अकोलाच्या शहरातील लोकांसाठी ही फार मोठी गर्वाची बाब आहे। माझी अशी इच्छा आहे की अकोला, बुलढाणा, वाशिम, अमरावती या सर्व जिल्ह्यातल्या लोकांनी येऊन या प्रदर्शनाचा आनंद घ्यावा। आपण बघितलं असेल या प्रदर्शनामध्ये विविध बांधकाम साहित्य तथा सर्व्हिसेस, प्रोडक्ट्स याचं एक्झिबिशन लागलेलं आहे। ईसाइयों के पवित्र क्रिसमस त्योहार के लिए सभी जगह आकर्षक सजावट की गई है। अकोला के सभी चर्च आकर्षक रोशनी से जगमगा गए हैं। क्रिसमस के लिए अकोला बाजार सज गया है। अकोला शहर में क्रिसमस पर जबरदस्त रौनक रहती है। 160 साल का इतिहास समेटे अकोला के ईसाई बस्ती भी आकर्षक रोशनी, रंग बिरंगी लाइट की रोशनी से जगमगा उठी है। साथ ही क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज के कपड़े, उपहार बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जिले भर के लगभग 30 गिरजाघरों से इस उत्सव की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही आगामी 2 जनवरी तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ कई अन्य आयोजन भी आयोजित किए गए हैं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।